ಇದರನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಇದು ಮುಸಲ್ಮಾನರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ತೊಂದರೆ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿರುವ 140 ಕೋಟಿ ಜನ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಹುಡುಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಗೆ ತಹसीलदार ಆಫೀಸ್ ಹೋದ್ರೆ ಏನಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ 10,000 रुपये ಖರ್ಚಾಯ್ತದೆ. क्या भी एक डॉक्यूमेंट को जाना बोले तो 10,000 रुपए, पंचायत में 2,000 रुपए, पूरा 140 करोड़ लोग जाकर डॉक्यूमेंट को ढूंढे तो कितना करोड़ पैसा डालना. ಇದೆಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ನನ್ನ ಹಿಂದೂ ಸಹೋದರರು, ನನ್ನ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಸಹೋದರರು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಇದು ಮುಸಲ್ಮಾನರ ಕೇವಲ ಮುಸಲ್ಮಾನರ ವಿರುದ್ಧ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಎಲ್ರಿಗೂ ತೊಂದರೆ ಆಗುವಂತದ್ದು. ನೀವು ಕೂಡ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟೆ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅನ್ನೋಂಥ ಕಟು ಸತ್ಯವನ್ನು ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇವತ್ತು ಈ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗೆ ಒಂದು ಸಾಂಕೇತಿಕ ಪ್ರತಿಭಟನೆ. ಇವತ್ತು ಉಪವಾಸ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಈ ದೇಶದ ಸಂವಿಧಾನದ ಪರವಾಗಿ, ಈ ದೇಶದ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ಉಳಿಸಬೇಕು, ಸಂವಿಧಾನ ವಿರೋಧಿ ನಡೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ SDPI ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಬೆಂಬಲಿಗರು ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ. ಇದು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಆರಂಭ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನಮ್ಮ ಈ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ CAA ವಾಪಸ್ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ आवाज अभी ऊंची रहना भाई, कैसे जद्दोजहद करोगे? और जोर से दिल्ली तक आवाज जानी है, दिल्ली तक, दिल्ली तक, दिल्ली तक, दिल्ली तक। इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूं आप इन हालातों को समझेंगे और जो मुसलमानों के खिलाफ ये डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं, एक ऐसा बर्ताव कर रहे हैं कि हम हिंदुस्तानी नहीं है, असली हकदार हम ही है। हिंदुस्तान की आजादी में सबसे ज्यादा अगर ताउन है, सबसे ज्यादा अगर खून बहा है तो हमारा है। मैं ये कहते हुए फिर आपसे उम्मीद लगाते हुए कि आप इस चर्चे को, इस जद्दोजहद को इस सर्कल से लेकर हर गली, हर मोहल्ले, हर नुक्कड़, हर चौराहे पे ले जाएंगे। मैं ये उम्मीद के साथ मेरी जगह लेता हूँ। ನಿಮ್ಗೆ ದಲಿತರ ಓಟ್ ಬೇಕು, ನಿಮ್ಗೆ ಮುಸಲ್ಮಾನರ ಓಟ್ ಬೇಕು. ಓಟ್ ತಗೊಂಡು ನಮ್ಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ ನಿಲ್ಲೋದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಅರ್ಥ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ನೀವ ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಇದು ಧರ್ಮಾಧಾರಿತ ತಾರತಮ್ಯ ಮಾಡಿದಿರಿ, ತಾರತಮ್ಯ ನಾವು ಒಪ್ಪಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಾನ್ಯ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತೇನೆ ನಾನು. ಆದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಬದ್ಧತೆ ಇದ್ರೆ, ನಿಮಗೆ ಧೈರ್ಯ ಇದ್ರೆ RSS ನ ವಿರುದ್ಧ ತಲೆ ಎತ್ತಿ ನಾನು ನಿಲ್ತೇನೆ, ಮಾತನಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಿಮ್ಗೆ ದಮ್ಮಿದ್ರೆ ನೀವು NRC ಅನ್ನ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂತ ಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ನೀವು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಬೇಕು ಅಂತ. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಭಾರತ ವಿಭಜನೆಗೊಂಡಿತ್ತು, ಅದನ್ನು ಒಂದು ಮಾಡಿ ನಾವು ಅಖಂಡ ಭಾರತವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಆದ್ರೆ ಇವರಿಗೆ ಆ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ಲವೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಒಂದೆಡೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈ ಎಲ್ಲ ವಿಭಜಿತ ದೇಶಗಳನ್ನು ಸೇರಿ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಅಖಂಡ ಭಾರತವನ್ನು ಕಟ್ತೇವೆ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಪರಿತ್ಯಕ್ತವಾಗಿ ಈ CAA ತರಹದ ಕಾನೂನನ್ನು ಇವರು ಜಾರಿಗೊಳಿಸ್ತಾರೆ. ಈ ಕಾನೂನಿನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ನೆರೆಹೊರೆಯ ಮತ್ತು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಅಂಗಗಳೇ ಆಗಿದ್ದಂತಹ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ, बांग्लादेश, श्रीलंका, असम का NRC के बाद नॉर्थ ईस्ट में असम में बहुत बड़ा एहतजाज शुरू हुआ. तो ये क्या है, इसको जो उल्टा हुआ इन लोगों को, तो इसलिए ये लोग CAA लागू करें. CAA सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट तीन कंट्री से आए हुआ अदर दैन मुस्लिम्स को देते हैं. तो ये लोग इनका अगर आप पढ़ेंगे तो आपको मालूम होता है कौन जुल्म का शिकार है. ये तीनों कंट्रीज में माइनॉरिटीज बोलकर जो जुल्म का शिकार है, इनको हम जो देंगे, जो वो लोग रेफ्यूजी होकर आएंगे, आश्रय लेके आएंगे. इंडिया पहले से ही जो भी रेफ्यूजीज इधर आया है हम अकोमोडेट किए हैं. जैसा टिबेट, चाइना जो टिबेट के ऊपर हुआ, टिबेटियंस को हम अकोमोडेट किए हैं.
तो ये रेफ्यूजी का जो बात करते हैं, जुल्म का शिकार लोग बात करते हैं, तो हम क्वेश्चन करना चाहते हैं क्यों श्रीलंका का तमिलियन जो भी डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं, जालिम का शिकार है, उन लोगों को क्यों सिटीजनशिप नहीं दे रहे? क्वेश्चन मार्क है इंडियन गवर्नमेंट को। द नेशन वांट्स टू नो मिस्टर मोदी, द नेशन वांट्स टू नो मिस्टर मोदी, व्हाई देयर इज नो सिटीजनशिप फॉर तमिलियंस हु इज डिस्क्रिमिनेटेड इन श्रीलंका? हम पूछना चाहते हैं क्यों नहीं? रोहिंग्या में सबसे ज्यादा अगर जुल्म इस पूरे मुल्क में हो रहा है तो बर्मा में रोहिंग्यन मुस्लिम्स का ऊपर जुल्म हो रहा है, उनको क्यों नहीं है? हालांकि बांग्लादेश का रिकॉर्ड है, पार्लियामेंट में बताया गया, सुषमा स्वराज जी ने पार्लियामेंट का एक बयान में बताएगा, देयर इज नो डिस्क्रिमिनेशन फॉर हिंदूज इन बांग्लादेश, देयर इज नो डिस्क्रिमिनेशन टू एनी अदर कम्युनिटीज इन दी बांग्लादेश। कौन बोला? सुषमा स्वराज का बयान है, जो बीजेपी का हुकूमत का टाइम में सुषमा स्वराज का जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर थे, तो डिस्क्रिमिनेशन का बात क्यों कहीं आया? तो ये सब क्या है? इलेक्शन का ये गिमिक है, ये समझना है। ये क्यों अभी शॉर्टली अर्जेंट में लागू किया, ये क्रोनोलॉजी भी समझना। ये जो क्रोनोलॉजी है ना, ये भी समझना क्यों तरातुरी में आया सीए तो लागू करने वाले थे। क्यों बोलो तो जो इलेक्ट्रल बॉन्ड्स जो है 16,000 करोड़ जो है, बड़े बड़े कंपनियां, फेक कंपनियां जो पॉलिटिकल पार्टी को जो फंड दिया बेनामी से, विदाउट नेम, नाम बोलने का जरूरत नहीं है, ऐसा 16,000 करोड़ में 10,000 करोड़ बीजेपी को दिया। सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक जजमेंट दिया जो हमारे इलेक्टोरल बॉन्ड्स को रद्द कर दिए, अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोर्ड का रद्द कर दिए। उसके बाद इसका डिटेल्स इलेक्शन कमीशन को देना चाहिए, पब्लिक को आना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट एसबीआई को डायरेक्शन दिया, एसबीआई मना किया, एसबीआई बोला जून 30 तक टाइम देना, क्योंकि इलेक्शन हो जाना, इसमें बीजेपी को नुकसान नहीं होना। बीजेपी और एसबीआई का नेक्सस में क्या हुआ, ये लोग टाइम पूछे, मगर सुप्रीम कोर्ट, मैं सल्यूट करता हूं सुप्रीम कोर्ट का वो जजेस को, उन्होंने बताया देयर इज नो टाइम, विथिन 12th of 5:30 PM in the office hours you have to submit the all reports of electoral bonds to election commission India। बताए एक दिन का टाइम दिए, भाग दौड़ कर लेको जाको इलेक्शन कमीशन को दिए, आज अफिडेविट भी दिए, आज जो सुप्रीम कोर्ट को जाको अफिडेविट भी दिए, हमें जो भी आप पूछे वो दे डाले। अराउंड 22,500 इलेक्टोरल बॉन्ड्स का डिटेल्स इंशाल्लाह 15 तारीख को आएगा इलेक्शन कमीशन का जो वेबसाइट में आएगा, कौन सी फर्जी कंपनी, कौन सी फेक कंपनीज बीजेपी को पैसा दिया, करोड़ों पैसा विदाउट टैक्स, विदाउट नेम दिया, मालूम हो जाएगा। तो ये जो गड़बड़ को मूंछ डालने के लिए, डाइवर्ट करने का अटेंशन को, मीडिया का अटेंशन को, पब्लिक का अटेंशन को, इसलिए वो सीएए लागू करेगा। ये सीएए एनआरसी जो हम पर थोपे गए हैं, इसकी हम कड़ी मजम्मत करते हैं। ये एक सेक्युलर मुल्क है, सेक्युलर डेमोक्रेटिक मुल्क में कोई भी एक मजहब पर ऐसा डिस्क्रिमिनेशन किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा संविधान भी इसकी इजाजत नहीं देता, लेकिन फिर भी ये तानाशाही फिस्ताही गवर्नमेंट हमारे ऊपर यह कानून मुसल्लत कर चुकी है। चंद साल पहले भी इसे लागू किया गया था और जबरदस्त पूरे मुल्क में इसके खिलाफ जद्दोजहद एहतजाज हुए थे, और सारे हिंदुस्तानी, मैं कह रहा हूं सारे हिंदुस्तानी, कोई एक मजहब वाला नहीं, सिर्फ मुसलमान नहीं, हर हमारा हिंदुस्तानी भाई, हिंदू, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन जो भी हो, इस एहतजाज में जुड़े थे और हमारे साथ खड़े थे, और इस मुल्क का सेक्युलर डेमोक्रेटिक जो एक स्ट्रक्चर है, फैब्रिक है, उसके लिए खड़े थे। यह कानून कहता है कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से अगर कोई भी मजहब का, या हिंदू, सिख, ईसाई, फारसी, जैन हिंदुस्तान में आना चाहे तो उसे यहाँ की सिटीजनशिप दी जाएगी। लेकिन अगर
इन मुल्कों से मुसलमान आएंगे तो इन्हें सिटीजनशिप नहीं दी जाएगी। क्या ये आपको मंजूर है? क्या आप इसे बर्दाश्त करेंगे? मैं सरकार से यह सवाल करना चाहता हूं कि क्यों मुसलमान नहीं? मैं आपके इल्म में लाना चाहता हूं कि पहले, आजादी से पहले अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, बर्मा सब हिंदुस्तान के थे, हिंदुस्तान का एक हिस्सा थे। असली अखंड भारत वो था जिसने मुगलों ने बनाया था। किसने? देखिए, एसडी सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया एक रेस्पॉन्सिबल पॉलिटिकल पार्टी है। हर हमेशा अवाम के साथ, अगर अवाम के खिलाफ कोई भी कानून बनता है तो इसको एहतजाज करना, लोगों को अवेयर करना, ये एसडीपीआई का काम है। 15 साल से काम कर लेकर आए। ये जो सीएए लागू कर आज थोड़ा चर्चा क्या चल रहा है, बहुत सारे लोग ये सीएए इंडिया का मुसलमान को कोई प्रॉब्लम नहीं करेगा। तो इसमें समझना ये है सीएए क्यों आया। सीएए इसलिए आया कि असम में एनआरसी होने के बाद 19 लाख लोग बाहर रह गए डाउटफुल सिटीजन से। उसमें 12 लाख चिल्लर हिंदू कम्युनिटी, 5 लाख चिल्लर जो भी है मुस्लिम कम्युनिटी का आया। तो जब हिंदू कम्युनिटी का ज़्यादा नाम आया, नॉर्थ ईस्ट में बहुत हंगामा हुआ, तो उस टाइम में अदर दैन मुस्लिम कम्युनिटी को, हिंदू एंड अदर कम्युनिटी को हम लोग सिटीजनशिप देंगे, ये वादा करें सीएए के जरिए। तो राज्यसभा में लोकसभा में बताए गए कि क्रोनोलॉजी के हिसाब में बताए, पहले हम लोग सीएए लाएंगे, उसके बाद हम लोग एनपीआर एनआरसी लाएंगे। इसका मतलब ये सीएए बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से आए हुए मुसलमान छोड़ के दूसरे कम्युनिटी वालों को, अगर उधर से आए हैं, रेफ्यूजी हैं और उधर से जुल्म का शिकार है, तो उनको सिटीजनशिप देंगे, मुसलमानों को नहीं देंगे। हम इसको क्वेश्चन करते हैं। ये आर्टिकल 14 का खिलाफ है, जो क्लियर डिस्क्रिमिनेशन है, क्योंकि इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन का मुताबिक आर्टिकल 14 में कोई डिस्क्रिमिनेशन करना नहीं चाहिए। इसमें ये लोग देखिए, अगर जुल्म से आए हुआ रेफ्यूजीज बोले तो श्रीलंका का तमिलियंस जितना जुल्म का शिकार है वो लोग, और रोहिंग्यन मुस्लिम्स बर्मा में जो जुल्म का शिकार है, इन लोग को ये लोग नहीं देंगे। तो ये साफ डिस्क्रिमिनेशन है। ये इलेक्शन का एक एजेंडा है। दूसरी बात, सीएए के बाद ये एनआरसी लाएंगे। एनआरसी में हर एक वो सिटीजन, उनका डॉक्यूमेंट प्रूव करना होगा। डॉक्यूमेंट क्या? रेशन कार्ड नहीं है, आधार कार्ड नहीं है, ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, इनका बर्थ सर्टिफिकेट होना पड़ता है, पासपोर्ट होना पड़ता है, लैंड डॉक्यूमेंट होना पड़ता है। तो इसलिए ये सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं, अगर एनआरसी आएगा, हर इंडियन डॉक्यूमेंट लेके तहसीलदार का ऑफिस को जाना पड़ेगा। तो आज क्या समझे, ये सिर्फ मुसलमानों के लिए है। तो ये समझना है, अगर समझो कि इंडिया में 20 करोड़ मुसलमान हैं, अगर 1 करोड़ लोगों का भी डाउटफुल सिटीजन निकल गया, तहसीलदार लिखता है डाउटफुल बोलकर, डॉक्यूमेंट प्रूव नहीं कर सकता, क्योंकि डॉक्यूमेंट नहीं है बहुत सारे लोगों से। उस टाइम में क्या कर सकता है, डाउटफुल सिटीजन, उसके बाद ये प्रूव करना है, फॉरेन ट्रिब्यूनल को देंगे, उसके बाद उनका हक छीना जाएगा, वो सिटीजन नहीं रहेगा, यानी जिंदा लाश हो जाएगा। समझो 20 करोड़ में 1 करोड़ भी होया तो ये हालात क्या होगा। तो इंडिया का मुसलमानों को सेकंड ग्रेड सिटीजन बनने का जो सावरकर का आइडिया था, वो आइडिया को लागू करने के लिए आरएसएस का एक फ्रेम्ड प्लान है। ये समझना, सीएए क्या भी प्रॉब्लम नहीं करके बोलने वाले, ये समझना है, बहुत बड़ा डेंजरस है, हर कम्युनिटी को डेंजरस है, हर इंडियन को डेंजरस है। ये हर आदमी, क्योंकि मैंने बताया ना, असम में इंडिया में रहने के बावजूद भी 19 लाख लोग डाउटफुल सिटीजन आज भी हैं, खाली 3 करोड़ में। समझो 3 करोड़ में 19 लाख, दूसरा क्या होगा। तो इसलिए एसडीपीआई इसका डेंजरस को हम समझते हैं, दूरअंदेशी को समझते हैं, क्योंकि असम में हम काम किए, हमारा कारकुन, हमारा एडवोकेट्स वॉलंटियर होकर काम कर रहे हैं डॉक्यूमेंट बनाने के लिए। तो इसलिए हम लोग ये एहतजाज आज अर्जेंट किया। एक तो हम ये मुतालबा करते हैं सेंट्रल हुकूमत को सीएए वापस लेना है। दूसरा, कर्नाटका गवर्नमेंट सिद्धरामैया जी को हम करते हैं, तो आप डेयरिंग के साथ बोलना चाहिए, जैसा तमिलनाडु गवर्नमेंट, जैसा केरला गवर्नमेंट ने बताया, क्लियर स्टेटमेंट दिया, उनका स्टेट में हम लोग सीएए लागू नहीं करेंगे, ऐसा सिद्धरामैया साहब भी कर्नाटका में ऐसा एक स्टैंड लेना चाहिए। ये हमारे एसडीपीआई का डिमांड है।
सिद्धरामैया का स्टैंड लेने तक क्या आप लोगों को जागृत करते रहेंगे? 100% देखिए, ये रमजान होने के बावजूद भी हम लोग रास्ते पे आए हैं, तो इसका डेंजर हम लोग समझे हैं, तो पूरा मुल्क में हो लेकर है। और एक बात, तो सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया डिसीजन किया है, हम लोग इसका खिलाफ सुप्रीम कोर्ट को जाएंगे, इसको चैलेंज हम करेंगे। कानूनी लड़ाई भी हम लोग लड़ेंगे, सिर्फ रास्ते में नहीं, कानूनी लड़ाई भी लड़ेंगे, पॉलिटिकल लड़ाई भी लड़ेंगे, गली गली में हम लड़ेंगे। जब तक एक स्टॉप नहीं होता, पूरा मुल्क भर में एहतजाज होगा।